देखो आपके बुक में नेक्स्ट हेडिंग इज वेस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसके अंदर जी ऑथर ने डिस्कस किए है टाइप्स ऑफ द वेसल्स अकॉर्डिंग टू द साइजेस। फिर जी एंड पे जी हम 3 डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। फर्स्ट इज दी, देखो फर्स्ट इज लार्ज इलास्टिक आर्टरीज, लार्ज इलास्टिक आर्टरीज। इलास्टिक है ना, हो सकता है कि जी इसके अंदर जो इलास्टिन का कंटेंट ज़्यादा हो, ऐसे ही है ना। लार्ज इलास्टिक आर्टरीज, इनका डायमीटर भी बड़ा हुआ होगा, ज़्यादा होगा। देन जी आपके पास हेडिंग आ जाएगी बुक में मीडियम मस्क्यूलर आर्टरीज। अच्छा, हो सकता है इसके अंदर स्मूथ मसल सेल्स का कंटेंट ज़्यादा हो, इलास्टिसिटी कंपैरेटिवली कम हो, ठीक है। देन जी थर्ड पे आप लोग आ जाएंगे, दीज आर दी स्मॉल आर्टरीज या स्मॉल वेसल्स कह लो, ठीक है। देन आपके बुक में डिस्कस ये आज के 3 आज ये पढ़ेंगे टाइप्स। देन आगे हेडिंग आ जाएगी कैपिलरीज की आ जाएगी, उसके बाद आपके पास हेडिंग आ जाएगी लिम्फेटिक्स की आ जाएगी, वेसल्स की। लेकिन फ़िलहाल ये 3 अभी के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चों वेस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन में आपके ऑथर ने लिखा है कि आप मेनली हम डिवाइड करते हैं इनटू द 3 टाइप्स वेसल्स को, ठीक है। लार्जर वन, मीडियम वन एंड द स्मॉलर वन अकॉर्डिंग टू द साइज एंड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं लार्जर, आगे इलास्टिक आर्टरीज। इसके अंदर आपके एग्जाम्पल जो ऑथर ने लिखे है बुक के अंदर के लार्जर वेसल्स की एग्जाम्पल कौन कौन सी है? एओर्टा, देन यू हैव दी एओर्टिक आर्च, देन यू हैव दी इलियक आर्टरी, देन यू हैव दी पल्मोनरी आर्टरीज। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ, इधर जी सबसे पहले हम डिस्कस रिवाइज कर लो फिजियोलॉजी। एओर्टा, एओर्टा आपके पास क्या है? लार्जर आर्टरी है, ठीक है। एओर्टा कहाँ से ओरिजिन हो रही है? हार्ट से ब्लड को कहाँ लेके जा रही है? इज प्रोवाइडिंग टू रेस्ट ऑफ योर बॉडी। दिस इज ऑफ द लार्जर साइज। अभी साइज को मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे यू हैव दी आर्च वेसल्स, एओर्टा, ठीक है। हार्ट से बच्चों आपका एओर्टा निकला, ठीक है। एओर्टा की आर्च ऊपर नजर आ रही है आपको? अच्छा, अब हम आपके ये जो आर्च हैं, आर्च वेसल्स को, इस आर्च में से जो वेसल्स निकल रही हैं इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें कौन कौन से, देखो सिर्फ डायग्राम को देखो। सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड पे कौन सी आर्टरी नजर आ रही है? ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। दिस ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी इज बाइफरकेटिंग, इज डिवाइडिंग इनटू 2। कौन सी आर्टरीज में डिवाइड करेंगे? राइट सबक्लेवियन आर्टरी एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। आर्च में से निकली है ना, दीज आर दी लार्जर वंस। अच्छा, देन उसके बाद यू हैव द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, उसके साथ लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। सो दीज आर दी आर्च वेसल्स दैट आर लार्जर इन साइज। नेक्स्ट आ जाए जी इलियक आर्टरी, थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। दीज आर ऑफ द लार्जर साइजेस, जिसके अंदर मैंने क्या बताया था, कब डिस्कस किया था ये इलियक को? इलियक का जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले कब किया था? किस में किया था? लार्ज इलास्टिक आर्टरीज में, कि इनके अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा है, ठीक है बच्चों। इलियक आर्टरी, सबसे सिर्फ डायग्राम देखो, रेड कलर की डायग्राम नजर आ रही है? एओर्टा, एओर्टा आ रहा है ना, ठीक है, ये एओर्टा आ रहा है। अब एओर्टा ने एक पॉइंट पे आके बाइफरकेट कर जाना है, डिवाइड कर जाना है, ठीक है। अब डिवाइड कहाँ करेगा? बाइफरकेट कहाँ करेगा? दिस इज बाइफरकेटिंग एट द लेवल ऑफ द लंबर वर्टिब्रा। कौन से लंबर वर्टिब्रा के लेवल पे? फोर्थ पे जी दिस इज डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू द लेफ्ट एंड राइट आर्टरीज। अच्छा जी, अब इसका नाम है इलियक आर्टरी। इसलिए ब्लड सप्लाई किसको करनी है? ठीक है, लोअर लिम्ब को करनी है, क्लियर है। अच्छा जी, देखो सिर्फ डायग्राम के ऊपर और देखो, लेफ्ट साइड को हम डिस्कस कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे बच्चों आपकी ये जो इलियक आर्टरी आ रही है, ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको कह दिया दिस इज दी कॉमन इलियक आर्टरी। कॉमन इलियक आर्टरी डिवाइड कर रही है किसमें?
राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी में एंड राइट इंटरनल में, ठीक है। ये मेरे पास बच्चों एओर्टा आया, इसने बाइफरकेट किया, आपको तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसका। इसने बाइफरकेट किया कहाँ पे, फोर्थ लंबर वर्टिब्रा पे, लेफ्ट एंड राइट में। लेफ्ट को हम इधर डिस्कस कर रहे हैं। लेफ्ट में जी, लेफ्ट इज डिवाइडिंग, ये देखो ये लेफ्ट आई ना, लेफ्ट इज डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू, सबसे पहले तो कॉमन है ना इसका पॉइंट ऑफ रीजन, ठीक है। ये आपके पास आ गई कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है। नाउ दिस इज डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू एक्सटर्नल एंड द इंटरनल आर्टरी। बच्चों आपके पास अब ये जो राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है, अब वो किस में अपने आप को कन्वर्ट कर रही है, राइट फीमोरल आर्टरी, नाम से पता चल रहा है कौन सी बोन को ब्लड सप्लाई कर रही है, फीमर को कर रही है। अच्छा, अगर आप गौर करो अब इंटरनल आर्टरी पे ऊपर, ठीक है। इंटरनल में आपको ये मल्टीपल आगे से इन्होंने वेसल्स बनाई दिखाई है, देखो डायग्राम के ऊपर गौर करो। राइट इंटरनल इलियक आर्टरी, मल्टीपल वेसल्स निकल रही हैं। यहाँ से कितनी वेसल्स निकल रही हैं बच्चों, 9 एंटीरियर, या आप लोगों ने भी याद रखना है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, 9 एंटीरियर आर्टरीज। एंटीरियर आर्टरी है तो जाहिर है पोस्टीरियर भी होगी, ठीक है। 9 एंटीरियर आर्टरी हैं तो साथ यू विल हैव दी 3 पोस्टीरियर आर्टरीज, ठीक है। अब जी आप लोगों की एनाटॉमी में हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे, यहाँ से आपको पता चल रहा है, मैंने अभी पूछा ना ये किसको ब्लड सप्लाई करनी है, अल्टीमेट जी ब्लड सप्लाई आपके जो जा रही है आपके बैक मसल्स को जा रही है, ठीक है, ऐसे ही है ना, बैक मसल्स को जा रही है, पेल्विक फ्लोर को जा रही है, ऑर्गन्स को जा रही है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आपकी ब्लड सप्लाई जा रही है, ऐसे ही जा रही होगी ना, ठीक है। और जी आपके थाइस को, हिप्स को, यानी कि लोअर रीजन की ब्लड सप्लाई आपको कहाँ से आ रही है, कौन सी आर्टरी से आ रही है, इलियक आर्टरी से आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ जी, और कौन सी लार्जर आर्टरी आपके पास, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हार्ट की लेफ्ट साइड से आ रही है कि राइट साइड से, राइट साइड ऑफ द हार्ट। राइट साइड ऑफ द हार्ट से ओरिजिनेट होकर कहाँ पर जा रही है, टुवर्ड्स दी लंग्स, ओके। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, उसकी ऑक्सीजनेशन के लिए जी ब्लड कहाँ पे पहुंचाया जा रहा है, लंग्स की तरफ, ओके। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। अब ये हम लोग लार्ज आर्टरीज को डिस्कस करें। लार्जर आर्टरीज आर इलास्टिक वंस, यानी कि जो इसका मीडिया है, ट्यूनी का मीडिया है, वहाँ पे आपको स्मूथ मसल सेल्स के साथ साथ यू विल हैव द ग्रेटर कंटेंट ऑफ द इलास्टिक फाइबर्स, ऐसे ही है ना, ठीक है। अब जी आपके बुक के अंदर आपके ऑथर ने लिख दिया कि इन वेसल्स के जब आप मीडिया की स्टडी करें आपको वहाँ पे इलास्टिक फाइबर्स मिलेंगे दैट आर ऑल्टरनेटिंग टू द स्मूथ मसल सेल्स। इस तरह से बच्चों स्मूथ मसल सेल्स पड़े हुए हैं, उसके साथ साथ आपको इलास्टिक फाइबर्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट लेयर्स मिलती जा रही हैं जिसकी वजह से जिनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है। अब ये इलास्टिसिटी ज़्यादा है, कॉमन सेंस सी बात है, सिस्टोल हुआ, आपकी जो वेसल्स हैं वो एक्सपैंड की, ठीक है। डायस्टोल में दोबारा रिलैक्सिंग स्टेट के ऊपर आ गई, ठीक है, यानी कि दे विल स्नैप बैक टू दी ओरिजिनल साइज, ऐसे ही है ना। इलास्टिसिटी का यही फ़ायदा है ना, एक्सपैंड करें, रिलैक्स करें, डायलेट करें, कॉन्स्ट्रिक्ट करें, ठीक है। मेरे पास ये जी स्मूथ मसल सेल्स हैं, डायलेट किया मीन्स वेजो डायलेशन हुई, कंस्ट्रिक्ट किया वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई, जो आप अभी पढ़ भी रहे हैं बच्चों। ये जो दोबारा से रिवाइज करो, ये जो आपके इलास्टिक फाइबर्स थे इन्हें हम और क्या कहते हैं, येलो फाइबर्स कहते हैं ना, दीज आर येलो फाइबर्स। एनर्जी है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करना है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, दे विल हैव दी एनर्जी। नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर आओ, बुक की डायग्राम देखो, मैंने ब्लू बॉक्स के अंदर आपको ये डायग्राम दिखाई है मीडिया की, मीडिया ऑफ द लार्जर इलास्टिक वेसल्स की। इसमें आपको ऑल्टरनेट लेयर्स नज़र आ रही हैं फाइबर्स की और स्मूथ मसल सेल्स की, ऑल्टरनेट पड़ा है ना, फाइबर्स भी हैं सेल्स भी हैं, फाइबर्स भी हैं सेल्स भी हैं, ठीक है। अब जी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपके ऑथर ने लिख दिया, यहाँ से जी अब आपका फार्माकोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी आएगा, फिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी आएगा, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो। इसके अंदर आपका ऑथर ने एक लिखा है विद द एज, एज के साथ साथ क्या होगा यहाँ पे डिजीजेस में भी, जैसे कि डायबिटीज़ में
हाइपरटेंशन में देखा गया, हाइपरटेंशन हम पढ़ने भी वाले हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि आपके ये जो वेसल्स हैं इनकी इलास्टिसिटी ख़त्म होती जाती है विद दी एज। इलास्टिसिटी ख़त्म होगी, आप हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जी इस एज में। विद द एज क्या नोटिस किया गया है कि आपकी जो आर्टरीज हैं वो डायलेटेड ही रह जाती हैं, ठीक है, वो डायलेटेड ही रह जाती हैं। अब उसके अंदर मज़ीद, या फिर आप ये भी कह लो, डिफरेंट आर्टिकल्स है ना आपको मिले कि आपके जो आर्टरीज हैं वो जी डायलेट नहीं कर पाती, एक फिक्स्ड पोजीशन के अंदर रह गई हैं, हार्डर हो गई हैं, ऐसे ही है ना, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अब जो आपका ऑथर ने कहा विद द एज इलास्टिसिटी आपकी लॉस होगी। आप जैसा वो होता है ना आपके पास, आपके घर में वाटर वो रबर का जो पाइप लगाया होता है, विद द टाइम आप देखते हो ना वो सख्त हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट इज फॉर द वेसल्स, सख्त हो गया। पहले देखो जब उसके अंदर इलास्टिसिटी थी, पल्सेटिव फ्लो जाता था, पल्सेटिव फ्लो था, जैसे वो हार्ड हुई देयर विल बी द स्टेडी डायरेक्ट फ्लो। सेम इज द केस विद द ब्लड वेसल्स। तो जी इसके अंदर जी एजिंग होगी। एजिंग किस वजह से हुई, आपके पास ऑलरेडी इस चीज़ का कॉन्सेप्ट है। एजिंग की क्या रीजंस हैं, आपके ये जो फाइबर्स हैं डैमेज हो गए, हो सकता है एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो जाए, पॉसिबिलिटी है ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाए। वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये याद रखना है, मैंने पूछना है वाइवा में, स्लाइड्स में नहीं मैंने डाला, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ डैमेजिंग टू दी फाइबर्स? फर्स्ट वन इज दी एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। सेकंड जो मैंने अभी नाम लिया वो कौन सा था, ऑक्सीडेटिव डैमेज। थर्ड नेम इज ग्लाइकेशन, ठीक है। डिफरेंट रीजंस आ रही है ना आपके पास, कैल्सिफिकेशन, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड रेसिमाइजेशन। इसके अलावा बाइंडिंग ऑफ द लिपिड्स, लिपिड का कंटेंट बढ़ गया, लिपिड की डेपोजिशन होगी तब भी आपके आर्टरीज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। देन यू हैव द पर ऑक्सीडेशन, कार्बामाइलेशन। कौन कौन से मैंने रीजंस बोली हैं आपके पास एजिंग की? व्हाट आर द रीजंस ऑफ एजिंग ऑफ द इलास्टिक फाइबर्स? फर्स्ट वन इज एंजाइमेटिक, गुड, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड रेसिमाइजेशन। फर्स्ट वन इज एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, सेकंड वन इज ऑक्सीडेटिव डैमेज, देन ग्लाइकेशन, calcification, lipid deposition, fifth one is lipid deposition, then you have the aspartic acid racemization, then carbamylation, ठीक है। these are the reasons। बच्चों फर्स्ट टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं, लार्जर इलास्टिक आर्टरीज। सेकंड के ऊपर आओ, मीडियम मस्कुलर आर्टरीज, मीडियम साइज के ऊपर आ गए, ठीक है। बच्चों जहन में आता है ना, अच्छा ये जो एओर्टा निकल रहा है इसका डायमीटर ऑलमोस्ट कितना होगा, क्या जहन में आता है कितना होगा? मिलीमीटर्स में हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं ना, कितना होगा मैम? तकरीबन 18 मिलीमीटर। अच्छा रिसर्च आर्टिकल्स देखो, रिसर्च आर्टिकल्स देखो, उसमें लिखा है एओर्टा दैट इज ऑफ 33 ± 4 मिलीमीटर, ठीक है, 33 ± 4 मिलीमीटर। असेंडिंग को एओर्टा की बात कर रही है ना। अच्छा अब नीचे आते जाओ, थोरेसिक को एओर्टा की तरफ आ गए हम लोग। थोरेसिक को एओर्टा की अगर आप रिसर्च आर्टिकल्स में डिफरेंट स्टडीज़ के अंदर साइज़ देखो कि ऑलमोस्ट कितना साइज़ होगा, तो आपको मिलेगा दैट विल बी 24 ± 3 मिलीमीटर, ठीक है। एओर्टा लार्जर, सब हम लोग स्मॉलर साइज की तरफ आते जा रहे हैं ना। असेंडिंग एओर्टा साइज वाज ऑफ 33 मिलीमीटर, ठीक है। थोरेसिक वाज ऑफ 24। अच्छा अब जी ये बात मैंने आपको डायमीटर क्यों बताया, जस्ट टू गिव अ रेफरेंस। आगे जाके हम डिस्कस करने जा रहे हैं मीडियम साइज्ड मस्कुलर आर्टरीज को। मस्कुलर का वर्ड जब आ गया जी आपने जहन में रख लो, इलास्टिसिटी कम होती जा रही है, ठीक है। मस्कुलर आर्टरीज की बच्चों इधर एग्जांपल लिखी है, कॉरोनरी, रीनल आर्टरीज, ठीक है। अच्छा अभी अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले लेक्चर में मैं कह रही थी ना, कॉरोनरी आर्टरीज आर द लार्जर आर्टरीज। अब डिफरेंट जी आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, हर एक ने अपने मुताबिक क्लासिफिकेशन की है। किसी ने कॉरोनरी आर्टरी को भी लार्जर कह दिया,
ठीक है। किसी ने ये जो आपके हम आगे जाके डिस्कस करने जाने हैं रीनल आर्टरी, उसको भी लार्जर कह दिया। लेकिन जो हम लोग बुक को रेफरेंस लेकर चल रहे हैं, बुक के अकॉर्डिंगली अगर मैं अपनी कॉरोनरी आर्टरी की बात करूं या फिर रीनल आर्टरी की बात करूं, दीज आर दी मीडियम साइज्ड आर्टरीज, ठीक है। मैंने गूगल किया, अक्सर आपको गूगल में मिलेगा रीनल आर्टरीज आर दी लार्जर ब्लड वेसल्स। देखो नीचे मैंने ब्लैक बॉक्स में लिख भी दिया और आगे मैंने डाल दिया क्वेश्चन मार्क। नहीं, आपकी बुक ने कहा जी मैं नहीं मानता, रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी में मैं कहता हूँ जी मेरी ये जो एओर्टा है 33-24 मिलीमीटर डायमीटर्स चलते आ रहे हैं, दीज आर दी लार्जेस्ट वंस। अगर मैं बात करूँ अपनी कॉरोनरी आर्टरी की या एग्जांपल मैं इधर ले लूँ रीनल आर्टरी की, तो दीज आर जस्ट दी मीडियम साइज आर्टरीज। क्यों उसने कह दिया मैं इसे मीडियम साइज ही मानूंगा? अगर मैं इनकी बात करूँ फॉर एग्जांपल रीनल आर्टरी की, तो इसका जो डायमीटर मुझे मिल रहा है दैट इज़ 5 to 6 मिलीमीटर। लार्जर डिफरेंस आ गया ना। तो डिफरेंट आर्टिकल्स में तो कॉरोनरी आर्टरी को भी लार्जर कह दिया है, ठीक है, रीनल आर्टरी को भी कह दिया है, लेकिन आपके बुक कह रही है नहीं, मैं रीनल आर्टरी को क्लासीफाई कर रहा हूँ और हम बुक को ऑथेंटिक मानेंगे कि दिस इज द मीडियम साइज्ड आर्टरी। कितना साइज था रीनल आर्टरी का? डायमीटर कितना था? 5 to 6 मिलीमीटर, ठीक है। इसकी जी और 4 to 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है, 4 to 6 सेंटीमीटर लेंथ। अच्छा ठीक है, ये याद रखना है, आप लोगों ने तो ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ें पढ़ी हैं बच्चों। अब जी मीडियम साइज आर्टरी की एग्जांपल आ गई कॉरोनरी आर्टरी। कॉरोनरी आर्टरी का क्या काम है? किसको ब्लड सप्लाई करना? हार्ट के मसल्स को करना। अच्छा रीनल आर्टरी देखो, रीनल आर्टरी ने जी किसको ब्लड सप्लाई करना है? रीनल सिस्टम को, किडनीज को। लेफ्ट रीनल आर्टरी होगी आपके पास, राइट रीनल आर्टरी होगी। क्लियर? अब इसके मीडिया के ऊपर आ जाते हैं। जो आपके पास बच्चों लार्ज इलास्टिक आर्टरीज थी, उसके मीडिया में आपको ऑल्टरनेट लेयर्स मिल रही थी स्मूथ मसल सेल्स की और इलास्टिक फाइबर्स की। अब इधर देखो ऑथर ने क्या लिखा है, इधर लिखा है दैट इज कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ, हम मीडिया की बात करें, मीडिया किसका? मीडियम साइज्ड वेसल का। दैट इज कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स विद इलास्टिन, ठीक है, इलास्टिन दैट इज लिमिटेड टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना। अच्छा अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा नीचे डायग्राम से क्लियर करते हैं। डायग्राम नीचे नज़र आ रही है। सबसे पहले जी लेफ्ट साइड की डायग्राम देखो इलास्टिक आर्टरी की, कितनी आपको ढेर सारी लेयर्स नज़र आ रही ना स्मूथ मसल सेल्स की, और साथ ही साथ उसके ऑल्टरनेटिवली इलास्टिक फाइबर्स की आ रही है। ब्लू कलर में इलास्टिक फाइबर दिखाया गया है, ज़्यादा ब्लू लाइंस नज़र आ रही है ना। कंपैरेटिवली मस्कुलर मीडियम साइज आर्टरी में आओ, ब्लू लाइंस कम हो गई, लिमिटेड हो गई, ओके। उसके बाद आगे जाओ आर्टरियोल्स, स्मॉलर में फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, ब्लू कलर के फाइबर्स नज़र आ रहे हैं? नो। मीडिया में नहीं, हम मीडिया को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी, इसीलिए तो हम लोगों की बुक में कह दिया क्या, लार्जर इलास्टिक आर्टरीज, उन्हें ज़्यादा इलास्टिसिटी की ज़रूरत है पल्सेटिव ब्लड को मेंटेन करने के लिए। मीडियम आर्टरीज में यू हैव अ लिमिटेड कंटेंट ऑफ द इलास्टिन, लिमिटेड ब्लू लाइंस। आर्टरियोल्स में, मीडिया में 1 to 2% और आइदर नो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही डिवॉइड है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। अच्छा अब आपके ऑथर ने कह दिया जो मीडियल स्मूथ मसल्स सेल्स हैं, अब अरेंज कैसे हैं? अब वही जिस तरह से जी ट्रेडिशनली अरेंज हैं, सर्कुलर मैनर में, ल्यूमन के अराउंड, स्पाइरल फॉर्म में, ठीक है, स्पाइरल। ऐसी डायग्राम दिखाई गई है ना आपके स्मूथ मसल्स की, ऐसी दिखाई गई है ना, स्पाइरल एंड इन सर्कुलर अरेंजमेंट दैट आर अराउंड दी ल्यूमन, ऐसे ही है ना। अच्छा जी यहाँ पे जिन्होंने आपका ऑथर ने कह दिया कि जी अब स्मूथ मसल सेल्स का आपको पता है काम क्या है, ब्लड फ्लो को रेगुलेट करना, जिस तरह जी लार्जर आर्टरीज में था। स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए यानी कि पूरी की पूरी वेसल कॉन्ट्रैक्ट करगी, वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी। स्मूथ मसल्स रिलैक्स किए, पूरी की पूरी वेसल्स डायलेट करगी यानी कि वैजो डायलेशन होगी। आप लोगों ने जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अब पढ़ रहे हो, अभी पढ़ रहे हो इस सेमेस्टर में, ANS,
लास्ट में पढ़ा था, उसमें था ना कि ये वेसल्स को सप्लाई कहाँ से आ रही थी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से आ रही थी। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर्स थे, कौन कौन से थे, एपिनेफ्रीन, नोर एपिनेफ्रीन, एसिटाइलकोलिन, ऐसे ही है ना, याद है ना आपको। देखो नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर मैंने आपको जस्ट आपके रिमाइंड के लिए कि जी ये जो आपके पास ब्लड वेसल्स जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसके ऊपर कौन से रिसेप्टर्स हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर्स। इटसेल्फ हार्ट के ऊपर कौन से रिसेप्टर्स हैं, बीटा 1 रिसेप्टर्स। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, एपिनेफ्रीन रिलीज हुई, वेसल्स को उसने क्या कर दिया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, स्मूथ मसल्स को कहा कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ, ठीक है। पीछे और जाहिर फिर क्या होगा, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हुई, हाइपरटेंशन हुआ ना। वापस से पिछली स्लाइड के ऊपर आओ, इधर आपको ऑथर ने लिखा स्मूथ मसल्स को रेगुलेट कर रहा है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है कॉन्सेप्ट। एंड साथ में लिख दिया एंड लोकल मेटाबॉलिक फैक्टर्स, ब्रैकेट में क्या लिख दिया, एसिडोसिस। ये क्या मतलब हुआ, यानी कि ब्लड के अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है, डिफरेंट कंटेंट से रिलीज हो रहे हैं, ब्रैकेट में इसने लिखा एसिडोसिस। फॉर एग्जांपल दी ड्यूरिंग द प्रोसेस एसिडिक लेवल बॉडी का बढ़ गया, बाइकार्बोनेट आयंस कम हो गए, हाइड्रोजन आयंस बढ़ गए, इट मीन्स एसिडोसिस होगी। देखो बुक की तरफ आओ, आपके ऑथर ने लिखा कि स्मूथ मसल्स सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स को रेगुलेट कौन कर रहा है, कौन सा सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS। साथ ही साथ आपके ऑथर ने लिख दिया दिस इज आल्सो रेगुलेटेड बाय व्हाट फैक्टर्स, मेटाबॉलिक फैक्टर्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम लोगों ने रिवाइज कर लिया कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एपिनेफ्रीन, नोर एपिनेफ्रीन, एसिटाइल कोलिन, जिसको ACH से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एपिनेफ्रीन, नोर एपिनेफ्रीन ने क्या किया, वेजो कंस्ट्रिक्शन की, एसिटाइल कोलिन क्या करता है, डायलेशन करता है, ठीक है। रिवाइज हो गया आपका जी। मेटाबॉलिक फैक्टर्स के अंदर आगे आपके ऑथर ने ब्रैकेट में लिख दिया, फॉर एग्जांपल आप डिस्कस कर लें एसिडोसिस को, ठीक है, एसिडोसिस। अब इस एसिडोसिस को समझने के लिए कि जी वेसल्स पे कैसे इफेक्ट करते हैं, एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। एसिडोसिस हुई, हाइड्रोजन आयंस का कंटेंट बढ़ा, बाइकार्बोनेट आयंस का कंटेंट कम हो गया ना, बेसिक साइड कम होगी। इस केस में देयर विल बी द स्टिमुलेशन ऑफ वेजोप्रेसिन। किसकी स्टिमुलेशन हुई, वेजोप्रेसिन। वेजोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है, गुड, किसने बोला ADH, गुड, ADH। ADH स्टैंड्स फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि एंटी डायूरेटिक, यानी कि यूरिन का आउटपुट नहीं होने दे रहा। बच्चों एसिडोसिस हुई, वेजोप्रेसिन का क्या हुआ, कंटेंट का स्टिमुलेट हो गया, वेजोप्रेसिन स्टिमुलेट हुआ, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन स्टिमुलेट हुआ, जिसकी वजह से जी वेसल्स क्या कर गई, कॉन्ट्रैक्ट कर गई, देयर विल बी लेस यूरिन आउटपुट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर है यहाँ तक बच्चों। अब अगेन इधर से देखो, फार्माकोलॉजी के पॉइंट्स भी निकलते जा रहे हैं आपकी। आप लोगों ने जी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा है, आगे जाके मज़ीद डिटेल में भी आप लोग फार्माकोलॉजी पढ़ोगे। अगेन ये कॉन्सेप्ट आ गया। डायग्राम भी मैंने लिपिनकॉट के इसके अंदर डाली है आपको याद करवाने के लिए कि अगर मैं जी वेसल्स की बात कर रही हूँ, आपके जो एंडोथीलियल सेल्स हैं, मैंने कहा दीज आर रेगुलेटेड बाय दी स्मूथ मसल्स सेल्स टोन, ठीक है। आपके ऑथर ने लिख दिया, स्लाइड के ऊपर आओ, एंडोथीलियल सेल्स also modulate arterial smooth muscle tone, ठीक है, स्मूथ मसल सेल्स टोन। इस लाइन का मतलब क्या होगा, एंडोथीलियल सेल्स कंट्रोल कर रहे हैं किसको, स्मूथ मसल्स को। ये क्या बात हुई, देखने में ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है ना कि बच्चों फॉर एग्जांपल ये मेरे एंडोथीलियल सेल्स पड़े हुए, कंट्रोल ये किसे कर रहे हैं, स्मूथ मसल्स को, यानी कि इन्हें कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करो या रिलैक्स करो, यही कह रहे हैं ना। कैसे कह रहे हैं जी, इसको कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करो या फिर रिलैक्स करो। बच्चों अगेन रिवाइज करो कि आपके ये जो एंडोथीलियल सेल्स थे
एंडोथीलियल सेल्स रिलीज करते थे नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट्स को रिलीज करते थे, नाइट्रिक ऑक्साइड। एंडोथीलियल सेल्स ने नाइट्रेट रिलीज किया, दे रिलीज दी नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड ने डीफॉस्फोरिलेशन कर दी। देखो फ्लो डायग्राम, डीफॉस्फोरिलेशन कर दी किसकी, मायोसिन लाइट चेन्स की, हार्ट की बात कर रहे हैं ना हम। अच्छा, जब उसकी डीफॉस्फोरिलेशन कर दी, देयर विल बी स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन। यानी कि आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखो, आपके एंडोथीलियल सेल्स ने कोई केमिकल रिलीज किया, उन केमिकल्स के अंदर एबिलिटी है या रिलैक्सेशंस कर देंगी वेसल्स की या कंस्ट्रिक्शन कर देगी। अगर तो उस केमिकल का नाम नाइट्रिक ऑक्साइड है तो नाइट्रिक ऑक्साइड ने क्या कर दिया, डायलेशन कर दी। ओके, अगर उस केमिकल का नाम एंडोथीलिन है, मोर प्रिसाइजली एंडोथीलिन 1, अगर वो रिलीज हुआ तो इस केस में क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन होगी। क्लियर? अच्छा, मज़ीद में बेशक ये चीज़ याद ना रखना, लेकिन एक दफ़ा सुन लो। अगर मैं बात कर रही हूँ ना कि रिलैक्सेशन चाहिए, मुझे मेरी वेसल्स को रिलैक्सेशन, डायलेशन कब चाहिए, मुझे तब चाहिए जब देयर विल बी द शेयर स्ट्रेस। स्ट्रेस होगा तो चाहिए होगी ना। अच्छा, मुझे कंस्ट्रिक्शन कब होगी, कंस्ट्रिक्शन तब होगी व्हेन बिकॉज ऑफ द अदर केमिकल्स कह लो। ठीक है? अच्छा, वो कौन कौन से हैं, देयर माइट बी ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स। फॉर एग्जांपल, पहला केमिकल जो इधर आ सकता है आपके पास एंजियोटेंसिन 2, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन भी कहेगा कि एंडोथीलिन को कभी रिलीज हो और कंस्ट्रिक्शन करवाओ। ठीक है? इसके अलावा जी, अगर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ROS पढ़ते रहे ना हम लोग, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी क्या करवाएंगी, कंस्ट्रिक्शन करवाएंगी। कैसे कंस्ट्रिक्शन करवाएंगी, बाय द रिलीज ऑफ द एंडोथीलिन 1 फ्रॉम द वेसल्स। ठीक है बच्चों? देन जी हम लोग आ गए आपकी स्मॉलर आर्टरीज पे। ठीक है, लार्जर पढ़ ली, लार्जर वर्ड दी इलास्टिक, मीडियम वर्ड दी मस्कुलर, देन वी आर कमिंग टू वर्ड्स दी स्मॉलर, जिनका डायमीटर 2 मिलीमीटर या फिर उससे कम है। ठीक है, अब इसमें आपको ऑथर ने मेंशन कर दिया कि स्मॉलर आर्टरीज में वी आर इंक्लूडिंग, ठीक है, स्मॉलर साइजेस में, स्मॉलर वेसल्स में वी आर इंक्लूडिंग द स्मॉलर आर्टरीज जिनका डायमीटर इज 2 मिलीमीटर। वी आर इंक्लूडिंग इसमें आर्ट्रियोल्स जिनका डायमीटर कितना है, 20 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये स्मॉलर में आ गई। अच्छा, स्मॉलर किसको सप्लाई कर रही हैं, आपके ऑर्गन्स को सप्लाई कर रही है ना। ठीक है, ऑर्गन्स के अंदर जातेगी। अब ऑर्गन्स के अंदर जाते जाते जी दे आर एक्चुअली एम्बेडिंग, किसके अंदर ये एम्बेडेड हैं, इन दी कनेक्टिव टिश्यू। इनके इर्द गिर्द आपको कनेक्टिव टिश्यूज़ भी मिलेंगे। ठीक है, आर्टरीओल्स की तरफ आज सबसे छोटा साइज आ गया ना, यानी कि यहाँ रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा मिल रही है। ब्लड फ्लो यहाँ पे क्या हो गया, स्लो हो गया, पल्सेटिव नहीं रहा, स्टेडी हो गया, यानी कि डायरेक्ट हो गया। यही बात जी आपके टेक्स्ट में लिख दी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है, आपके ऑथर ने लिखी है, लाइन को देखो जो मैंने अंडरलाइन की है, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस टू फ्लूइड फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 4th पावर ऑफ डायमीटर। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेसल के डायमीटर को हाफ कर दूं, वेसल का डायमीटर ये था, मैंने वेसल्स का डायमीटर आधा कर दिया, रेजिस्टेंस कितनी बढ़ जाएगी, कितने फोल्ड, 16 फोल्ड बढ़ जाएगी। ठीक है, डायमीटर से इतना प्रोफाउंड, इतना ग्रेटर इफेक्ट जाता है आपके ब्लड के फ्लो के ऊपर। क्लियर?